नमस्कार दोस्तों। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय है और आज हम 6 मई 2026 की डेली पीआईबी डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चों के सवाल थे कि ये डेली पीआईबी जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं ये मेंस के लिए उपयोगी है या प्रीलिम्स के लिए है। ये दोनों को साथ के अंदर ही हम लेके चल रहे हैं और ये 2026 के लिए नहीं है, 2027 के लिए है। और 2027 के अलावा ये 2026 का जो मेंस होगा उसके अंदर भी आप इसको वैल्यू एडिशन के तौर पे शामिल कर सकते हो और अपने नोट्स के अंदर जीएस पेपर वाइज आप उसको कवर करना। और टेलीग्राम पे अपने जो पीडीएफ हैं, यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो उस टाइम पे जब मेंस की तैयारी करोगे तो आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आप जो हमारी पीडीएफ आती हैं तो उसके थ्रू आप उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी जैसे 37 जजेज हैं, 33 है और उनको 37 करने की अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एक नया संशोधन विधेयक आ रहा है। नया संशोधन विधेयक है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। यह है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये पार्लियामेंट के अंदर अभी पेश किया जाएगा और उसके बाद में 33 से बढ़ा के इनकी संख्या 37 कर दी जाएगी। जैसे आप देखते हो कि आर्टिकल 124 के अंदर 124 एक है, उसके तहत पार्लियामेंट को अधिकार दिया है संविधान ने। पार्लियामेंट को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो जजों की नियुक्ति कर सकता है और कितने जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड कर सकता है। जैसे अभी 1956 के अंदर एक मूल शुरुआत में जैसे अपना वो आया था, मतलब संविधान था, संविधान के अंदर जजों की संख्या, संविधान में जजों की संख्या 7 डिसाइड की गई थी कि 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर उसके बाद में 1956 के अंदर एक अधिनियम आया, उसके तहत जजों की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई थी। और उसके बाद में बार बार जैसे जैसे समय बढ़ता गया, केस ज़्यादा आने लगे, पेंडेंसी बढ़ने लगी, उसके साथ साथ में जजों की संख्या 10 से बढ़ा के पहले 7 थी। 1956 में मूल संविधान के अंदर ही संशोधन विधेयक आया था और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2019 के अंदर इनको 33 कर दिया गया था। अब 2026 के अंदर वापस इसको बढ़ा के और 37 किया जा रहा है। तो उसका जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है और अब जैसे ये पारित हो जाता है उसके बाद में इनकी संख्या 37 कर दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 124(1) के तहत प्रावधान किया गया था कि नॉट मोर देन 7 अदर जजेज, मतलब 7 से ज़्यादा जज नहीं होंगे। ये बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 जज से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान क्या है कि जजों की जो भत्ते और वेतन भत्ते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब संचित निधि से पे भारित होंगे। फिर उसके बाद में जैसे इसमें बताया गया है कि 1956 के अंदर 10 थे और 2019 के अंदर लास्ट बार संशोधन किया गया था, 33 कर दी गई थी। और इससे क्या होगा कि जो न्यायालयों के अंदर पेंडेंसी है, केसेस की पेंडेंसी है, वो कम हो सकेगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कॉटन प्रोडक्टिविटी के संबंधित। जैसे मिशन आया है एक कपास उत्पादकता मिशन, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये 5 साल के लिए मिशन है, अभी शुरुआत हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने इसको शुरू किया है और 5 साल के लिए होगा, मतलब 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ये होगा। और इसके अंदर 5F दृष्टिकोण दिया गया है। इसका मतलब है कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो इसका मतलब है कि फार्म से हम उत्पादन करेंगे, उससे फाइबर बनेगा, फाइबर है वो फैक्ट्री के अंदर जाएगा और फैक्ट्री से फैशन मतलब वस्त्र निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद में हम निर्यात करेंगे वो फॉरेन के लिए। ये 5F का दृष्टिकोण दिया गया है। तो इसके अंदर कौन कौन भागीदार हैं, जैसे ICAR है और CSIR है, ये 2 मुख्यतः हैं। और उसके अलावा AICRP है, ये ICR के तहत ही एक परियोजना है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। अपनों को 2 याद रखने हैं, CSIR और ICAR। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो मिशन हम लेके आए हैं, तो इस जो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए मिशन है, तो वो जैसे उसके अंदर बीजों का विकास किया जाएगा। हाई यील्ड बीज हैं
वो विकसित होंगे और जलवायु प्रतिरोधी हो सके, कीट प्रतिरोधी हो सके, इस तरीके के बीजों का विकास किया जाएगा। उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी हैं तो उनको शामिल किया जा रहा है इसके अंदर, जैसे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम HDPS। जैसे कि मतलब एक एरिया है और उसके अंदर डेंसिटी अच्छी हो सके कॉटन प्रोडक्टिविटी की, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सकेगी। मतलब जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम क्षेत्रफल के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। उसके अलावा क्लोज स्पेसिंग कि कम क्षेत्र के अंदर ही कैसे करना है, उसके लिए भी एक ये दूसरी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से ये एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज लिया जाएगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के अंदर जैसे 200 इसके अंदर दिया हुआ था कि 200 जिनिंग या प्रसंस्करण कारखाने हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। और उसके अलावा एक कस्तूरी कॉटन भारत नाम से एक ब्रांड है, उससे क्या होगा कि वैश्विक मान्यता मिलेगी और विश्वास होगा कि गुणवत्तापूर्ण ये कॉटन है, तो उस पर हमें विश्वास होगा। फिर जैसे बाजार का एकीकरण, उसमें क्या है कि जैसे बाजार के अंदर डिजिटल रूप से आप पहुंच बना सकोगे और बाजार तक आप जो अपना कॉटन है तो वो आसानी से भेज सकोगे। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं हम, ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर सहायक है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक अपशिष्ट है तो वही उत्पादित होंगे, उसके अलावा हम रिसाइकिल कर देंगे। फिर इसके साथ में फसलों का विविधीकरण, जैसे कि मतलब अभी तक जैसे अपन जो फाइबर हैं तो उसके लिए हम कपास पे ही निर्भर थे, उसके अलावा कौन कौन से, जैसे हिंदी में देखते हैं अलसी, रेमी, सीसल, बांस और केला। अलसी, रेमी, सीसल, बांस और केला। इंग्लिश में है फ्लैक्स, रेमिन, सीसल, बैम्बू और बनाना। मतलब नेचुरल फाइबर है, तो इसके अलावा मतलब इसके अलावा जो भी कपास के अलावा नेचुरल फाइबर हैं जैसे ये हैं तो उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब इससे 32 लाख किसान प्रभावित होंगे प्रत्यक्ष रूप से, और इसका एक रणनीतिक महत्व भी होगा कि ये मिशन है तो भारत को कपास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रतिस्पर्धकता बढ़ेगी। फिर आगे देखते हैं हम, इसके साथ में जैसे शिवराज सिंह ने एक अभी बयान जारी किया था जो PIB के अंदर ही आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जैसे SCO देश हैं तो उनके साथ में हमने सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो उत्पाद है तो उनसे संबंधित समझौता कर लिया है। जैसे प्लांट क्वारंटीन है और फाइटो सैनिटरी, इनके अंदर सहयोग किया जा रहा है। प्लांट क्वारंटीन क्या होता है कि जैसे आपके गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं तो उन्हीं को ही है ना अंदर किसी देश के अंदर, जैसे ये मान लो यूरोप है, EU है, तो EU अभी सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उत्पादों को, हमारे भारत के जो उत्पाद हैं उनको वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन SCO के जो देश हैं उन्होंने ये जो फाइटो सैनिटरी और प्लांट क्वारंटीन है इनको समझौते के तहत स्वीकृति दे दी है। तो उससे क्या होगा कि कपास निर्यात है हमारा बढ़ेगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत है वैश्विक कपास उत्पादन के अंदर 21% योगदान देता है। अब कपास उत्पादन के अंदर सीधा क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के अंदर कि पहला है चीन जो 25 से 30% के बीच में है, और सेकंड भारत है जो सेकंड भारत के बारे में आपने डाटा दे रखा है 21%, तो वो सेकंड भारत है। फिर उसके बाद में कुछ चुनौतियां हैं वो आप देख लेना इसके अंदर, जैसे मृदा क्षरण, ये नॉर्मल है कि जैसे बोल वोम हो जाता है कपास की खेती के अंदर, और जैसे उसी के लिए हम BT कॉटन वगैरह लेके आए थे, और ये पूरे भारत के अंदर नहीं है, भारत के अंदर पहले चरण के अंदर 14 कपास उत्पादक राज्य हैं, उन्हीं के अंदर ही ये शुरू किया गया है। फिर धीरे धीरे इसको पूरे भारत तक बाद में किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है क्रेडिट लाइन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। ये 5.0 क्यों है, मतलब इससे पहले कोई और भी स्कीम आ चुकी होंगी ऐसी ये वाली, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये 5.0 है। तो ये पहली स्कीम कब आई थी, ये आई थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे ये स्कीम आई थी और उसको आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत लॉन्च किया गया था। जो MSME है
वो उस टाइम पे ऋण की सुविधाओं से या नकदी की सुविधाओं से वंचित रह रहे थे। उस टाइम पे उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया था, इसके लिए ये लॉन्च की गई थी। और अभी जैसे पश्चिमी एशिया के अंदर अशांति है और उससे एमएसएमई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, एयरलाइंस भी प्रभावित हुई हैं, तो उन सब के लिए ये नई स्कीम 5.0 के तहत लाई गई है। अब इसके अंदर एमएसएमई और एयरलाइन इनको टारगेट किया गया है, एमएसएमई और एयरलाइन। ठीक है, इसके अंदर जो जो अपने काम की हैं वो चीजें अपन निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कि ये स्कीम है, ये वित्त मंत्रालय के तहत आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आएगी, और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है वो एनसीजीटीसी है, मतलब नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। और ये अपने इतना काम का नहीं है, जो डेटा है बस इतना याद रखना है कि एयरलाइंस के लिए है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं कि योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी एशिया के अंदर संकट है वो समाधान होगा, नकदी की जो समस्या है तो वो कम हो जाएगी, और ऋण गारंटी मिल रही है, और उसके अलावा जो परिचालन स्थिरता है कि मतलब जो उनके उद्योग हैं वो आसानी से ऐसे टाइम पे भी चल सकेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि गुजरात के अंदर जो गैस वगैरह है तो वो गैस की कमी की वजह से, एलपीजी की कमी की वजह से, और ये सारे काफ़ी सारे उद्योग हैं वो बंद हो चुके हैं, और तो उनको सहायता मिलेगी इससे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए 100% ऋण कवरेज दिया गया है। एमएसएमई के लिए 100% है इसके अंदर, और गैर एमएसएमई है और एयरलाइन है उनके लिए 90% गारंटी दी गई है। ऋण कवरेज की जो गारंटी है कि बैंकों को यदि ये भुगतान नहीं करते हैं तो भी है ना, हम बैंक हैं वो इनको आसानी से देंगे, और बैंकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी इस स्कीम के तहत। और इसके लिए गारंटी शुल्क है वो भी 0 है, मतलब सरकार गारंटी ले रही है, इसका मतलब गारंटी शुल्क 0 है। फिर आगे देखते हैं हम, ऋण सहायता है, ये हमारे इतने काम का नहीं है ज़्यादा, पर एक बार देख लेते हैं। जैसे एयरलाइंस के लिए है तो वो 1500 करोड़ तक उधार ले सकते हो आप। फिर जैसे सामान्य सीमा है तो वो 100 करोड़ तक की है, और पात्रता है तो ये 2026 तक के लिए है, 21 मार्च 2026 तक जो बकाया ऋण सुविधा है उनके लिए ये चेक करेंगे। और योजना की अवधि है ये 2027 तक का है, 31 मार्च 2027 तक ये लागू है। फिर आगे देखते हैं, ये मोरेटोरियम आपने काफ़ी सुना होगा, तो मोरेटोरियम की सुविधा दी गई है इसके अंदर। जैसे कि मान लो कि आपने, जैसे एयरलाइन सेक्टर है तो ये 7 साल के लिए ये करती है, कोई ऋण लिया बैंक से, ऋण लिया है तो 1 साल का या 2 साल का है, अलग अलग जगह। जैसे 5 साल की है एमएसएमई और गैर एमएसएमई के लिए 5 साल की अवधि के लिए है, और एयरलाइन के लिए 7 साल की अवधि के लिए ये ऋण है। तो उसमें से 7 में से जो 2 साल हैं, 2 साल हैं ये मोरिटोरियम के तहत दिए जाएंगे। 2 साल का मतलब है कि आपको इस टाइम पे 2 साल सिर्फ और सिर्फ ब्याज का भुगतान करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज का भुगतान करना है, आपको मूलधन नहीं चुकाना है। मूलधन 2 साल बाद में जब 5 साल बचेंगे उस टाइम पे चुकाना होगा। इसी तरीके से गैर एमएसएमई के लिए 1 साल का ही है। और ये को टर्मिनस क्या होता है? को टर्मिनस है कि गारंटी कवर की अवधि ऋण की अवधि के साथ ही समाप्त होगी। जैसे कि गारंटी कवर है आपका 5 साल और ऋण की अवधि है वो भी 5 साल है, तो वो दोनों साथ में ही समाप्त होंगे, इससे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा एमएसएमई के ऊपर। फिर आगे चलते हैं हम, इसके कुछ आर्थिक प्रभाव होंगे और इसका महत्व क्या है वो सब आप देख सकते हो। जैसे कि मतलब जो प्रोटेक्शन होगा, जो रोजगार है वो नहीं छीनेंगे। फिर प्रोडक्शन है तो वो बूस्ट होंगे, जो कंपनियां हैं जो नकदी की समस्या से जूझ रही हैं तो वो बूस्ट कर सकेंगे अपना प्रोडक्शन। और एमएसएमई है तो उनको, जो छोटे उद्यम है तो उनको वित्तीय स्थिरता प्रदान होगी। और फिर उसके अलावा इकोसिस्टम रेजिलियंस, इकोसिस्टम की सुदृढ़ता देश के आर्थिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखेगा ये। उसके बाद में हम देखते हैं, अगला टॉपिक है कि दुर्लभ रोगों पे अगला टॉपिक आया है। दुर्लभ रोग क्या होते हैं? जैसा कि हम कई बार न्यूज़ के अंदर या फिर हमारे एडवर्टीजमेंट हैं उसके अंदर देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं तो उनके सर बहुत भारी हो रखे हैं, या फिर शरीर का कोई दूसरा अंग है
तो उसके अंदर बहुत अलग समस्या है, और एक एनजीओ के सपोर्ट से कुछ एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो, तो वो दुर्लभ रोग होते हैं जो आनुवंशिक विकार होते हैं, और 50% से ज़्यादा, लगभग 50% के समथिंग ये बच्चों के अंदर ही होता है जो आनुवंशिक रोग होता है। तो दुर्लभ रोगों के संबंधी ये न्यूज़ है, ये तो कोई सम्मेलन वगैरह है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें ये समझना जरूरी है कि दुर्लभ रोग होते क्या हैं, उसमें आर्टिकल के अंदर ही दे रखा है, उसकी परिभाषा दे रखी है, और मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कि कौन कौन से किस किस को होता है ये, और उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो जैसे इसकी परिभाषा है कि दुर्लभ रोग जटिल स्वास्थ्य स्थितियों का एक समूह है, यद्यपि व्यक्तिगत स्तर पर ये कम लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इनका प्रभाव व्यापक है। मतलब इम्पैक्ट है वो बड़ा है, इसका बड़े क्षेत्र के अंदर है। जैसे 50% बच्चों में होता है, ये मामले बच्चों के अंदर ही आते हैं, जिससे क्या होता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाती है, और अधिकांश रोग हैं ये आनुवंशिक होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर जेनेटिक। फिर इसके चुनौतियां क्या क्या है कि जैसे इसके निदान के अंदर देरी होती है, जैसे मतलब लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, सोचते हैं पेरेंट्स की है ना इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके निदान के अंदर है ना देरी नहीं करते हुए यदि जागरूकता होगी तो उसको फैलाने के लिए कार्यक्रम वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा जो आर्थिक और मानसिक बोझ, ये जैसे आपने देखा होगा फंडिंग ली जाती है तो लगभग ये 50 लाख से तो ऊपर ही होते हैं। इसका जो एक एक इंजेक्शन आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ कुछ जगह मतलब ये 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे भी इसके इंजेक्शन आते हैं इसका इलाज करने के लिए। तो इस तरीके के भी कई इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये मतलब आर्थिक बोझ डालती है, जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो इस रोग से पीड़ित है, तो वो इसको मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं तो वो इसको नहीं झेल पाते, इस बर्डन को नहीं झेल पाते। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, डीएमडी है एक, और एक पोम डिजीज है, ये गोसर डिजीज है। इस तरीके से भारत में कॉमनली ये डिजीज पाई जाती हैं, और उसके अलावा भी कुछ डिजीज हैं जो भारत के अंदर मिल जाएंगी आपको। तो इनके उपचार यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जैसे हम बाहर से मंगवाते हैं इंजेक्शन वगैरह, इसलिए वो महंगे पड़ते हैं। तो भारत की नीति क्या है, तो भारत ने इसको जैसे 3 ग्रुप के अंदर बांटा है, 3 ग्रुप के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है रेयर डिजीज को। और वो डिजीज के जो ग्रुप हैं वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है कि ये 20 लाख तक के है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देती थी, और अब उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। फिर उसके अलावा है कि जैसे मतलब ये संस्थागत बुनियादी ढांचा, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनकी संख्या बढ़ा के 8 से बढ़ा के 15 कर दी गई है, और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से भारत की राष्ट्रीय नीति इस तरीके से है कि इसको बांट के हम कर रहे हैं, वित्तीय सहायता दे रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला टॉपिक है, अब आगे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे जो इंपॉर्टेंट इतने मतलब सिर्फ है ना एक उनकी हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और उससे हमें समझने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि ये चीनी उत्पादन के लिए सीजन के लिए एफआरपी डिसीजन लिया गया है, एफआरपी का वो डेटा बताया गया है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कितना क्या हुआ। हमें ये पता होना चाहिए कि एफआरपी क्या है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। एफआरपी ये होता है गन्ने की फसल के लिए। जैसे हम देखते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी है तो वो 22 फसलों के लिए होता है, अभी शायद बढ़ा भी दिया गया होगा। एमएसपी वैसे तो 22 ही है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 22 ही है, और एफआरपी है वो गन्ने के लिए होता है। तो इसको निर्धारित कौन करता है, ये सीएसीपी है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको इंग्लिश में कहेंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, सीएसीपी। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। मतलब पहले ये अलग अलग जगह से राज्यों से इनसे सिफारिश आती है, कमिटीज होती हैं, फिर उसके बाद में इसको जो ये है कि सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन करके और डिसीजन लेना है ना वो ये लेती है, फिर उसके बाद में मंत्रालय के बाद में पास में भेजा जाता है, और वो फिर वो एकदम फाइनलाइज कर देते हैं। तो फिर आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है शिप रिपेयर फैसिलिटी, वाड़ीनार गुजरात के अंदर अप्रूव किया है। अब जैसे पहले क्या होता था कि शिप रिपेयर है तो वो 230 मीटर से जो बड़े शिप हैं वो यहाँ पे रिपेयर नहीं होते थे भारत के अंदर। अभी क्या होगा कि 300 मीटर से जो ऊपर के शिप हैं उनको भी 300 मीटर से नीचे के 230 से 300 तक के
जो भी रिपेयर हो है तो वो वडीनार गुजरात के अंदर शिप रिपेयर के लिए एक फैसिलिटी को ओपन किया गया है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में। एकलव्य मॉडल स्कूल, ये एकलव्य मॉडल स्कूल है तो ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी प्रगति की समीक्षा की है। पहली बात तो ये है कि कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो ये जनजातीय मंत्रालय है, जनजातीय मंत्रालय है, उसके तहत आएगी। और ये आवासीय स्कूल हैं, ये मतलब ये आवासीय स्कूल होंगे, आवासीय स्कूल हैं। और ये 6 से लेके 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको आवासीय स्कूल किसके होंगे, ये कौन सी कम्युनिटी के होंगे? आपको पता है कि जनजातीय मंत्रालय है तो वो एसटी के स्टूडेंट होंगे, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। 6 से 12 तक के बच्चे होंगे और उनको शिक्षा, खेल कूद और उसके अलावा कौशल विकास की सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की जाएंगी एक साथ के अंदर। तो ये इससे संबंधित इतनी ही न्यूज़ थी और इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। फिर अगला टॉपिक है, ठीक है, आज के लिए इतने ही है। और आगे क्वेश्चन आ गए आज के, जैसे आपातकालीन ऋण गारंटी योजना है 5.0, उससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि ये पश्चिमी एशिया है, उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ये लेके आए हैं। बिल्कुल सही है, और आप देखना कि कौन से सही है या नहीं है। और एमएसएमई है तो वो 90% गारंटी कवरेज प्रदान का प्रावधान है एमएसएमई के लिए। और एयरलाइन है तो उसकी अधिकतम कितनी ऋण सहायता हम प्रदान कर सकेंगे। आप इंग्लिश के अंदर भी इधर देख सकते हो और इसको सॉल्व करके और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कल के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में एक बार बता देता हूं मैं। पहले में बी है और दूसरे के अंदर भी बी है। एक बार आप वापस चेक कर लेना आपका सही है या गलत है। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा भी था और जो नहीं लिख पाए हैं तो वो भी एक बार चेक कर लेना। फिर अगला है भारत की न्यायपालिका की संरचना से संबंधित, जो आज न्यूज आई थी कि ये आर्टिकल 124 है, उसके तहत कौन कौन से प्रावधान है वो सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश के अंदर भी आप देख लो। फिर आगे चलते हैं हम। अगला मेंस के संबंधित क्वेश्चन है और ये न्यायिक नियुक्तियों के संबंधित पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये न्यूज थी आज, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। इसको सॉल्व करना और 250 वर्ड के अंदर है ये, और इसके अंदर कोशिश करना कि आर्टिकल वगैरह, फैक्ट वगैरह ये भी आप डाल सको। ठीक है, और आपको यदि आंसर राइटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो 12 महीने का अभी लाइव कोर्स है, उसके अंदर 3 से 4 महीने अभी कंप्लीट हो चुके हैं और आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। पीछे वाला आप आराम से कवर करके और अपनी आंसर राइटिंग को साथ साथ में सुधार सकते हो। इसके अंदर क्या क्या होगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर आपकी कॉपियां भी चेक होंगी, लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी क्लास के साथ के अंदर, और उसी टाइम पे आपको लिख के और उसको पीडीएफ बना के उन आंसर को आपको भेजना है और वो डीजे सर आपको चेक करके वापस आपको ऑडियो रिव्यू के तौर पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का सेशन हम समाप्त करते हैं।